Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. कश्मीरी पंडितों का पलायन ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। क्या हमें कश्मीरी पंडितों के बारे में जानने की जरूरत है? क्या उनकी पीड़ाओं, क्या उनके दुख दर्द के बारे में जानने की जरूरत है? मैं तो बोलूंगा नहीं, आप इसे मत जानो। इनके दर्द को महसूस करना बहुत ही मुश्किल सा काम है। आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, आज इसमें ये देखने वाले हैं। शुरू करते हैं कि ये कैसे स्टार्ट होता है। हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हेन डिड इट स्टार्ट? तारीख 14 सितंबर 1989। भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर चैप्टर के अध्यक्ष टीकालाल टपलू, जो पेशे से वकील थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। ये पहली हत्या। 3 सप्ताह बाद 4 नवंबर 1989 को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या हुआ जो इनकी हत्या कर दी गई? इसके पीछे तो रीजन ये बताया जाता है कि नीलकंठ गंजू को इसलिए मारा क्योंकि मेहताब भट्ट को उन्होंने फांसी की सजा दी थी सीआईडी सब इंस्पेक्टर अमरचंद के कत्ल के इल्जाम में। तो इसकी शुरुआत हुई 14 सितंबर 1989 से, जब 2 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। वाई डिड इट स्टार्ट? बात आती है एक 1987 के स्टेट इलेक्शन की। 1987 में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे जम्मू और कश्मीर में, वहाँ इलेक्शंस में रिगिंग की बात की थी, जिसमें मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने, जिसमें जमात इस्लामी के लोग और उनके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने बात शुरू। कहा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे, उन्होंने इलेक्शंस में धांधली की है और बाहुबली और धन का पूरा प्रयोग किया डराने धमकाने के लिए, सो दैट वो इलेक्शन जीते। और फारूक अब्दुल्ला उस इलेक्शन के बाद बनते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। फारूक अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनते ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जाता है इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन करने के लिए। पर क्या इस कंप्लेन से कुछ उन्हें रिजल्ट मिला? इलेक्शन कमीशन सीधे मना कर देता है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई। यहां से सब शुरू होता है सारा का सारा पुराना गेम, जहां पर डिससैटिस्फैक्शन ऑफ पावर, जो उन्हें पावर नहीं मिलता, उसकी वजह से इनके मन में भावना आती है कि हम अब सेटिस्फाइड इसी चीज से नहीं है, और यहां से शुरू होता है सारा गेम। इसका फायदा उठाता है पाकिस्तान और उसके मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक, जो एक इस्लामिक अप्रोच या धर्म के अप्रोच को यूज करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और यहाँ से शुरू होता है इंसर्जेंसी का वो दौर जो अभी 32 सालों तक खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF को भी फाउंड किया जाता है अमानुल्लाह खान और अशफाक के द्वारा, और ये सब चलता है 1980s के दौर में, जहां 2 ऑफिसेज बनाए जाते हैं यूके और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में। यहाँ इनके ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहला जो मर्डर किया, इंडिया के डेप्यूटी हाई कमिश्नर का लंदन में मर्डर किया। 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं पाकिस्तान के ISI, उनकी आर्मी और मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक। और 2 पॉइंट की स्ट्रैटेजी थी, जिसमें पहला था AK-47 और दूसरा था एक ऐसा दुष्प्रचार जिसमें हिंदू और कश्मीरी पंडितों को काफिर कहा जाए। अगर उनकी कोई बात ना सुने तो वो काफिर, उनकी बात ना माने तो वो काफिर। काफिर नाम देकर एक दुष्प्रचार किया जाता है, जिससे वहां शुरू होते हैं कश्मीरी पंडितों का मर्डर। अब MUF के लोगों ने क्या किया? ये पाकिस्तान गए, वहां उन्होंने ट्रेनिंग ली मुजफ्फराबाद में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कैपिटल है। वहां ट्रेनिंग के बाद ये वापस आते हैं जम्मू कश्मीर, और तब शुरू होती है वहां से कश्मीरी पंडित्स की किलिंग। पहली किलिंग 14 सितंबर 1989, जो आपको बताया, टीकालाल टपलू, और धीरे धीरे कई सारे कश्मीरी पंडित मार दिए जाते हैं। MUF के स्टार्टिंग मेंबर्स, जिसमें हमारे पास कई सारे लोग थे, जिसमें चर्चित नामों में आप अशफाक वानी और यासिन मलिक का नाम जानते हैं। नंबर्स की बात करें, कई जगह वेराइड नंबर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं कि 89 कश्मीरी पंडित्स की डेथ हुई, जबकि पनुन कश्मीर, जो कश्मीरी पंडितों का ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके लिए मांग कर रहा है बहुत सारी, उन्होंने कहा 1341 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। 1341 कश्मीरी पंडित्स डाइड बिकॉज ऑफ दिस। और इनके जो डेथ के लिए जो नहीं मिल पाए कभी भी, वो बेसिकली इस वजह से नहीं मिल पाए क्योंकि उन्हें निकाला गया था नदियों से, नालों से, जहां से वो मरे हुए गाड़ दिए गए थे, फेंक दिए गए थे। यहाँ से 1341 की डिटेल्ड सूची तैयार की गई और सरकार को थमा दिया गया। अमानुल्लाह खान, जो JKLF के फाउंडिंग मेंबर्स थे, इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल फोरम में एक कश्मीरी पंडित द्वारा कि ये जो रेप, मर्डर्स, जो किलिंग्स जितनी भी हुई हमारे जम्मू कश्मीर में, उसके पीछे आप क्या कहते हैं? ये 1992 की बात है। अमानुल्लाह खान का सिर्फ सीधा सा जवाब आता है कि लड़के बहक गए, हमें पता नहीं था कि बंदूक आने पर उनके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, और वो चौंकाने वाली बात ये थी कि कश्मीरी पंडितों ने उनका साथ नहीं दिया उस जम्मू कश्मीर को फ्री कराने के लिए, इसलिए कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया। चेंज ऑफ प्लान ISI का,
अब ये चेंज ऑफ प्लान आईएसआई का क्यों आया? 1990 के 17 जनवरी को जब फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रेजिग्नेशन दे दिया और वो गोल्फ खेलने के लिए चले गए लंदन और उनके बाकी मंत्री रह गए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सरकारी बंगलों को हड़प लिया और कई मंत्री उनके संपर्क में थे टेररिस्ट के। इसके बाद होता यह है कि जेकेएलएफ की पावर बढ़ने लगती है और देखते हुए आईएसआई को लगता है कि जेकेएलएफ बहुत ही पावरफुल होता जाता है, जिसने एक सरकार को सक्सेसफुली हटा दिया वहां से। उसके बाद आईएसआई के दिमाग में आता है कि ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वो अलग रास्ता हथियार हैं। इसके बाद आईएसआई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढता है। वो ऑल्टरनेटिव एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देता है और वो आप जानते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे पैरेलली खड़ा कर दिया जाता है, एक तरफ जेकेएलएफ और एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन के बनने के बाद जेकेएलएफ और उनके बीच होती है कई सारी अनबन और इस अनबन में मरते हैं जेकेएलएफ के कई सारे कैडर के मेंबर्स। इनकी लड़ाई होती है लेकिन इसके अलावा ये भूलते नहीं है कि हमारा मेन मकसद क्या है। इनका मेन मकसद होता है कश्मीरी पंडितों की हत्या। कश्मीरी पंडितों को मारना नहीं छोड़ते ये हिजबुल मुजाहिदीन। 19 जनवरी 1990 को वो काला दिन था कश्मीर के अध्याय में जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने वहां छोड़ा था। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडित वहां से छोड़कर जाने लग गए। मोमिन यानी शुद्ध लोगों को जन्नत की राह दिखाने की बात की गई लाउड स्पीकर्स पर। ये बातें लाउड स्पीकर पर पूरी रात गरजती रहीं और इसके गर्जन के बाद शुरू होता है कश्मीरी पंडितों का वो पलायन जिसमें अगर ऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो 50,000 कश्मीरी पंडित मूव करते हैं, जबकि अगर हम कई सारे संस्थाओं की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाते हैं कश्मीर से बाहर हमेशा के लिए। अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां रुके क्यों नहीं उस रात की गर्जना के बाद। उस रात की गर्जना कुछ ऐसी थी, उनके पड़ोसियों का व्यवहार कुछ ऐसा रातों रात बदल गया कि कश्मीरी पंडितों को छोड़कर जाना पड़ा कश्मीर। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सदियों से चला रहा था, जो उनके अंदर सौहार्द की भावना थी, वो सौहार्द की भावना धीरे धीरे खत्म होने लग गई लोगों के अंदर। पड़ोसी एक दूसरे के बारे में बताने लग गए और रातों रात लोगों के मरने की खबर आने लग गई। उन्हें ये लगा कि अगर सौहार्दता नहीं रही, कम्युनल बिहेवियर अगर बदलता चला गया, अगर उनके बीच सौहार्दता की कमी हो गई तो इसकी वजह से उनका रहना नामुमकिन सा हो जाएगा, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। कई लोगों के प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या सारे कश्मीरी मुस्लिम्स इसी में जोड़े थे? क्या सब यही चाहते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जब ट्रेनिंग के लिए कोई भी कश्मीरी यूथ जाता था तो उस कश्मीरी यूथ के वहां जाने के बाद जब वो ट्रेनिंग के बाद वापस आता था तो ट्रेनिंग करने के बाद भी वो अपने माता पिता से कभी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उस कश्मीरी यूथ के माता पिता खुद ही घबराने लग गए। उन्हें खुद ही बेचैनी, खुद ही डर का सामना करना पड़ा। और इस बात को साबित करता है बिट्टा कराटे का इंटरव्यू जो एक जर्नलिस्ट को दिया गया, जिसमें उससे पूछा गया कि आपने किस किस को मारा है, कितने लोगों को मारा है। तो बिट्टा कराटे का जवाब आता है 22 के बाद की गिनती तो मैं भूल ही गया। बिट्टा कराटे से पूछा जाता है कि आप किसका इशारे पर कर रहे थे, तो नाम लेता है अशफाक वानी और अमानुल्लाह खान का। बिट्टा कराटे की बातों से और भी बहुत सी सारी चीजें पता चलती हैं। बिट्टा कराटे से पूछा जाता है क्या आप अपने भाई बहन, माँ बाप सबको मार देते? बिट्टा कराटे के जवाब आता है अगर हमारे पास ऑर्डर्स आते तो हम उन्हें भी मार देते। जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा अशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता था तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते थे? नहीं, अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था, ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। तो ये कश्मीर के सारे लोग ये नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर जो हमारे पास हिंदू भाई बहन है, जो भी लोग हैं वो कहीं चले जाएं। कुछ लोगों का किया हुआ था और ये सारा जो था आप कह सकते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। अब दिमाग में कुछ किलिंग्स की बात करें अगर हम, तो कई सारे इंसिडेंसेस ध्यान आते हैं। इतने सारे इंसिडेंसेस, इतनी सारी किलिंग्स हुई, सबका विवरण देना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। गिरजा टिक्कू एक स्कूल की टीचर कुपवाड़ा जिले की, जब अपनी तनख्वाह लेने के लिए अपने दोस्त के कहने पर वहाँ गई तो वहाँ उसका कई दिनों तक रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया ताकि उनकी तफ्तीश ना की जा सके उन लोगों की जिन्होंने उसके साथ घिनौना काम किया है। इसके अलावा अवतार कौल आपूर्ति उप निदेशक जिनकी हत्या कर दी जाती है। बरजुला बस स्टैंड आईएएफ के 6 जवानों को मार दिया जाता है दिन दहाड़े यासिन मलिक द्वारा, जो जेकेएलएफ के बाद में अध्यक्ष बनते हैं। दूरदर्शन के डायरेक्टर लिसा कौल जिनका दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। और कितने ही किलिंग्स का विवरण मैं आपको दूं। ये तो तब हो रहा था
जब भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, एक सेकुलर नेशन है, वहाँ उस राज्य को जहाँ सिर्फ हिंदू माइनॉरिटी 3% थे, कश्मीरी पंडित सिर्फ 3% थे, इन 3% के बावजूद उन्हें उस स्टेट से भगाया जाता है, इंडिया के सेकुलर होने के बाद भी। उनके बाद उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता है, उनके घर से चीज़ों को चुरा लिया जाता है और उनके घरों में आग लगा दी जाती है। बाद में वहाँ के लोकल लोगों द्वारा वहाँ कैप्चर कर लिया जाता है, उनकी घर, उनकी ज़मीन, उनके खेत, सब कुछ ले लिए जाते हैं। आपको डिसाइड करना है कि ये एक्सोडस था, ये जेनोसाइड था, आखिर था क्या? ये आप पे छोड़ता हूँ, आपकी विवेचना पर छोड़ता हूँ, आपके इंटेलिजेंस पे छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करें कि एक्सोडस था या एक जेनोसाइड था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर बताएं। थैंक यू।